सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। व्हाट डू वी हैव इज मशीन ट्रांसलेशन। ये एक छोटा सा हेडिंग है, कभी कभी हो सकता है 5 नंबर का या मे बी 10 नंबर क्वेश्चन इस पे भी आ जाए, इसको नोटिस करिए। refers to the automated process of translating text from one language to another language using computer algorithm, and that is very important। जिसकी मैं पहली बात कर रहा हूँ nowadays ना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाना। इफ आई गो एग्जैक्ट डेफिनेशन, machine translation automates the translation of the text from one language to another, converting sequence of symbols, word, phrase from one source language to equivalent sentence in the target language। इतना आसान नहीं है, बट मैंने देखा है समय के साथ कितना इम्प्रूव हुआ है। एंड मैं कई देशों में गया हूँ, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इंडिया के बाहर हर कोई इंग्लिश जानता है, बट ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंग्लिश भी कोई नहीं जानता। तो दीज ट्रांसलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिंगल मीन ऑफ कम्युनिकेशन जिनसे आप बात कर रहे होते हो, है ना। तो इट्स लाइक इमेज है, आप डायरेक्ट बस फोन से इमेज सर्च करते हो, सपोज फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है एंड यू सी दैट इन रियल टाइम आपको इंग्लिश में दिख रहा होता है, तो आप पूरी दुनिया बस फोन से देख रहे हो, तो सारे बिलबोर्ड, बस के ऊपर क्या लिखा है, ट्रेन के ऊपर क्या लिखा है, एवरीथिंग, इवन हिंदी में आप देख सकते हो। तो वो सारी चीजें, तो प्राइमरी गोल इज टू एनेबल कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स विदाउट ह्यूमन ट्रांसलेटर्स, एनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन ग्लोबल इंटरेक्शन। तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना। इंटरनेट ने हम सबको जोड़ दिया है, बट अभी भी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से हम लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे होते, एंड मशीन ट्रांसलेशन कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं मशीन ट्रांसलेशन के, तो दो इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक हम बोलते हैं बाइलिंगुअल, एक बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। Bilingual, these system focus on translating between two specific language. These are typically unidirectional, meaning they translate from one language to another but not vice versa। जैसे मान लीजिए पहले क्या एग्जांपल, पहले डिक्शनरी आती थी, तो इट्स लाइक हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है, क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है ना। जब हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल की, तो कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग बिटवीन मल्टीपल लैंग्वेज पेयर्स, these system can either unidirectional, bidirectional, facilitating translation across several languages। तो यहाँ पर कैपेबिलिटी है कि मल्टीपल, अब जब गूगल ट्रांसलेट आप यूज करते हैं तो आप लिखेंगे व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट, और लिस्ट आ जाएगी 100 लैंग्वेज की निकल के कि आपको किस में जाना है। तो ट्रांसलेशन को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल, इस पर ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेजर अप्रोचेस टू मशीन ट्रांसलेशन, कैसे आप इस अप्रोच करेंगे। One idea is direct approach, means direct translation from source to target language without any intermediate step। तो जैसे यहाँ पर है कि मान लीजिए स्पेनिश में कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्टली उसको गुड मॉर्निंग में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे, कोई ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, डायरेक्ट ट्रांसलेट करना। एक हो सकता है interlingua approach। What do we mean by this? Translating involves converting source language into an artificial intermediate language and then convert it into target language। तो एक intermediate language हमने बना ली, अब वो रीडेबल भी हो सकती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, एंड देन किसी भी लैंग्वेज में लेके जाना। जैसे बॉन्जोर फ्रेंच को हम गुटिन मॉर्गन जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो पहले इसको इंट्रालिंगुअल रिप्रेजेंटेशन में लाइक ग्रीटिंग और मॉर्निंग एक फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया, एंड देन उसके बाद उसको जर्मन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दो अप्रोचेस, अप्रोच ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अप्रोच हो गई और इंटरलिंगुआ अप्रोच हो गई। ओके, वन मोर अप्रोच इज देयर, सॉरी, ट्रांसफर अप्रोच। नाउ व्हाट इज दैट? इन्वॉल्व 3 स्टेप्स: एनालाइजिंग द सोर्स टेक्स्ट, conversion to a target language representation, and then generating the target text। तो पहले source text को समझना, फिर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, एंड देन फाइनल टारगेट टेक्स्ट लेके आना। जैसे टू ट्रांसलेट, ये कोई वर्ड है, आई एम टायर्ड या इस्टियो कैंसडो, समथिंग लाइक दिस। तो पहले इसको कन्वर्ट करना, वर्ब, स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव क्या है, और फिर उसको इंग्लिश में लेके आना कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या, लाइक तो ग्रामर बेस पे जा रहा है। यस। एक हो सकता है एम्पेरिकल या फिर मशीन ट्रांसलेशन अप्रोच। व्हाट इज दैट? uses statistical models or neural networks trained on a large database for bilingual text to predict translation। अब ये तो पूरा न्यूरल नेटवर्क वाला गेम है, वी हैव नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, हर किसी के साथ वेट एसोसिएटेड, क्योंकि उनका ट्रेनिंग कर दिया गया बहुत सारे टेक्स्ट पे, देन उसको यूज करके हम ट्रांसलेट यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो दैट इज वन आइडिया। ये एक डायग्राम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मशीन ट्रांसलेशन। तो आप चाहें तो एक बार 2 बार इसको बना के देख सकते हैं, सो दैट एग्जाम में अगर आता है तो यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, तो अगेन अगर एक ओवरव्यू की बात करें,
स्पीच रिकॉग्निशन में। तो जरा एक हेडिंग, अगेन यू मे हैव अ 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस, मैं कोई भी पॉइंट स्किप कर नहीं रहा हूँ, है ना, सो दैट थ्योरेटिकल पार्ट है बट हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सो एक आइडिया आपको इसका भी हो। सो लेट्स डू ओवरव्यू ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। इंक्लूड्स onboard computer that extract algorithms in for navigation, obstacle avoidance and task execution। Imagine जैसे वो हम पहले एग्जांपल बात की थी नासा का जो मार्स रोवर है, अगर वो घूम रहा है कैसे नेविगेट करेगा, ऑब्स्टिकल आएगी कैसे हैंडल करेगा, और एक्चुअल टास्क क्या है, किस लिए वो वहां पर है, उस चीज को भी ध्यान रखना। कम्युनिकेशन, robots often need to communicate with human operators or other machine. This subsystem can include wireless communication technology like Wi-Fi, Bluetooth, even satellite communication is more advanced robots. तो अलग अलग तरह के communications ideas हो सकते हैं, जैसे ड्रोन्स हैं आज के टाइम पे, you connect them using different ideas Wi-Fi या Bluetooth के थ्रू, and then आप उसके ऊपर उसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आइडिया है, मोशन, सेंसिंग, रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन, है ना, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है रोबोट्स के साथ। कैटेगरीज ऑफ मोशन ऑफ मोबाइल रोबोट्स, कौन कौन से कैटेगरीज हो सकते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल, यानी कि सॉलिड सरफेस है। दिस रोबोट नेविगेट्स ऑन ग्राउंड सरफेस लिवरेजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड। जैसे मैं आपसे वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहा था, वॉकिंग रोबोट्स हैं, कार्स हैं जिसमें पहिए लगे हुए, वो सारी चीजें, है ना, टेरेस्ट्रियल हो गए। एयरबॉर्न, तो जैसे आजकल हम बात करते हैं ह्यूमनलेस प्लेन्स हैं या बेसिकली आप ड्रोन्स बोल सकते हैं। सो एयरबॉर्न रोबोट्स आर क्राफ्टेड टू फ्लाई, ऑफन एमुलेटिंग द डिजाइन ऑफ कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट और एवियन स्पीसीज। तो यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजेबल होगा, बिकॉज वो किस तरह का है, ये तो पूरा एविएशन वाली बात है, इट्स लुक लाइक अ हेलीकॉप्टर और अ ड्रोन और एयरक्राफ्ट, उसके क्या चैलेंजेस हैं, किस लिए बनाया गया है, सर्विलेंस के लिए है, डिफेंस पर्पस के लिए, वो सारी चीज़ हो सकती हैं। और ऑब्वियसली अगर जमीन हो गया, हवा हो गया, तो नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक, है ना। तो एक्वेटिक रोबोट्स फंक्शंस इन वाटर, सुटेबल फॉर बोथ सरफेस एंड अंडर वाटर। तो इनके अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, समुद्र के अंदर आप भेज रहे हैं, सबमरीन्स हो सकती हैं, ह्यूमनलेस हो सकती हैं, तो क्या उनका गोल क्या है, एजेंडा क्या है ना। तो डिफेंस पर्पस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए है, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। लास्ट वन इज ऑब्वियसली द स्पेस, जैसे सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स भी तो एक तरह के रोबोट्स ही हैं जिनको हम स्पेस में भेजते हैं। क्यों भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए दूसरे प्लैनेट्स को, दूसरे सैटेलाइट्स को, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बोलिए कौन कौन से कैटेगरी हो गए, 4 कैटेगरी, टेरेस्ट्रियल रोबोट्स, एयरबॉर्न रोबोट्स, एक्वेटिक रोबोट्स और स्पेस। तो बहुत सिंपल हेडिंग है, हर एक का एग्जाम्पल, हर एक का बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पे लिख के चला है। नाउ टाइप्स ऑफ एआई इन रोबोटिक्स, तो यहाँ पे हम 3 एरिया में कैटेगराइज करते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड स्पेशलाइज्ड एआई। लेट मी फर्स्ट डिस्कस वीक एआई। ऑफन यूज फॉर सिमुलेट ह्यूमन थ्रू प्रोसेस इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जैसे एलेक्सा है, सिरी है, इस तरह के वर्चुअल असिस्टेंट जब हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं वीक एआई। देन वी हैव स्ट्रॉन्ग एआई, employs sophisticated decision making capabilities without human oversight, used in autonomous vehicles and advanced robotics। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अगेन टेस्ला के कार की, अगर वो बिना ह्यूमन हेल्प के एकदम कंप्लीट तरह से चल रहा है, then that is an example of strong AI। and then we have specialized AI, tailored for a specific task commonly found in industrial robot performing repetitive actions like painting और assembling। वही मैं जो आपसे बोल रहा था, कोई गाड़ी बनाने की कंपनी है, कोई किसी भी चीज़ की कंपनी, उसमें जब आप स्पेसिफिक रोबोट्स यूज कर रहे होते हैं, दैट कम्स एज स्पेशलाइज्ड AI। तुम्हारे टाइप्स हो गए। देन एप्लीकेशन ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन इन रोबोट्स, ऑब्वियसली 2 टॉपिक अलग अलग है, बट इनका आपस में जो इंट्रैक्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इस पर ध्यान दे लेते हैं। Used extensively in a field like automotives for voice activated systems, healthcare for documentation, customer service for interactive bots and security systems, enhancing both efficiency and safety। तो ऑब्वियसली अगर वो वॉइस अनेबल्ड होगा, वॉइस कमांड को पढ़ सकता है, समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों बेटर होने वाली है। एंड दैट विल बी ऑल, दिस इज द लास्ट हेडिंग। सो आखिरी का थोड़ा सा पार्ट आई थिंक थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, बट विद टाइम आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिकली यही है कि कैसे हमें जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें कम से कम एफर्ट के अंदर अच्छे से अच्छा नंबर लेके आना। तो मैंने बहुत ध्यान दिया है हेडिंग्स एंड ऑल,
ये वीडियो ने थोड़ा सा टाइम लिया, बट जो हमारा गोल है बहुत अच्छे से आगे चल रहा है और आगे चलता रहेगा। आप यहाँ तक अभी आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। गिव योर ट्रू फीडबैक इन द कमेंट। तो मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ कि सारे कमेंट्स, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कमेंट को मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो कमेंट्स को जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।